Assalamu alaikum. So today's video's topic is chapter 3 money and credit. So let's get started. जैसा कि हम सब जानते हैं कि पुराने ज़माने में लोगों की नीड्स बहुत सिंपल हुआ करती थी और इसी वक्त अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो लोग आपस में एक दूसरे की चीज़ों का अदला बदली कर लेते थे। यानी उस वक्त गुड्स का डायरेक्ट एक्सचेंज हुआ करता था। जैसे जैसे गुड्स के बदले गुड्स आपस में एक्सचेंज हुआ करती थी, यानी लोग आपस में सामानों की अदला बदली कर लेते थे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो हमारी ज़रूरियात भी बढ़ने लगी और हमें मुख्तलिफ़ किस्म की गुड्स की ज़रूरत होने लगी, जिसकी वजह से बार्टर सिस्टम में परेशानियां आने लगीं। क्योंकि बार्टर सिस्टम भी वर्क कर सकता है जब दो बेचने के लिए तैयार हो, और वो सिचुएशन जिसमें दो लोग आपस में चीज़ों का एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो उसे डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स कहते हैं। लेकिन आमतौर पर हमारी वांट्स का आपस में इत्तेफाक करना या आपस में मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। ख़ास तौर से आज के मौजूदा दौर में ये बहुत मुश्किल है और यही वजह है कि धीरे धीरे करके मनी का इन्वेंशन किया गया ताकि हमारे सामने किसी भी किस्म के लेन देन में कोई मुश्किल ना आए। और आज का जो सिस्टम है उसे हम मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं, जिसमें मनी को किसी भी किस्म के एक्सचेंज में मीडियम एज अ मीडियम इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी हम मनी के ज़रिए कुछ भी खरीद या बेच सकते हैं। नाउ रूल्स एंड फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के बेसिक फंक्शंस या रोल मंदरजा झेल हैं। मनी का ये रोल है टू एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये मनी का सबसे अहम प्राइमरी फंक्शन है। यानी मनी को हम किसी भी किस्म की सौदेबाजी, बिजनेस या लेन देन के ज़रिए एज अ मीडियम इस्तेमाल करते हैं। अब हमें डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स की ज़रूरत नहीं है। अब हमें जो भी गुड्स या कमोडिटी चाहिए उसे हम अपनी मर्ज़ी से मनी को एज अ मीडियम इस्तेमाल करके ख़रीद सकते हैं। शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हमें कोई सामान ख़रीदना या बेचना हो तो हम मनी देकर ख़रीद या बेच सकते हैं। नाउ टू एक्ट एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। ये मनी का दूसरा अहम फंक्शन है। मनी किसी भी गुड्स या सर्विसेज की वैल्यू को डिस्क्राइब करता है। यानी किसी भी गुड या सर्विस की कीमत हम मनी में लगा सकते हैं। जैसे एक पेन की कीमत 20 रुपये, एक बुक की कीमत 100 रुपये, एक मजदूर की दिन भर की मजदूरी 500 रुपये वगैरह। तो इस तरह से हम किसी भी गुड और सर्विसेज की कीमत मनी के टर्म में बता सकते हैं। अगर मनी नहीं होती तो किसी भी चीज़ की कीमत लगाना मुश्किल होता। और मनी का थर्ड रोल होता है टू एक्ट एज अ स्टोर वैल्यू। टू एक्ट एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये मनी का तीसरा अहम फंक्शन है। यानी मनी को हम सेव करके रख सकते हैं। अगर मनी नहीं होता तो सेविंग करना मुश्किल होता। हम अपने फ्यूचर पर्पसेस के ज़रिए सेविंग करते हैं। सेविंग हम अपने घर पर भी रख सकते हैं और बैंक में भी जमा कराते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी के पास 50,000 रुपये हैं तो उसने सेव किए हैं, तो फ्यूचर में वो जब उसको ज़रूरत पड़े 50,000 रुपये तक की कीमत का कोई भी सामान या अशिया ले सकता है या अपनी किसी भी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। इन तीन अहम फंक्शंस के अलावा मनी के और भी बहुत सारे रोल हैं। आज की माशरत में मनी की अहमियत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। पुराने ज़माने में जब मनी नहीं थी तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते थे जिन्हें हम मनी एज अ मनी इस्तेमाल किया करते थे, जैसे ग्रेन्स, कैटल्स, और फिर इसके बाद मेटेलिक कॉइन्स यानी सोने चांदी की कॉइन्स का इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके बाद मेटेलिक कॉइन्स का यूज़ किया जाने लगा, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉपर के कॉइन्स, जो कि लास्ट सेंचुरी तक चलते रहे। लेकिन आज के मॉडर्न दौर में मनी के मंदरजा झेल दो अहम रोल्स हैं, करेंसी और बैंक मनी। दो अहम फॉर्म्स हैं, करेंसी एंड बैंक मनी। और करेंसी आज के मौजूदा दौर में करेंसी मनी का बहुत ही अहम फॉर्म है। इसके तहत पेपर नोट्स और कॉइन्स को शामिल किया जाता है। आज की करेंसी किसी कीमती मेटल जैसे गोल्ड, सिल्वर वगैरह की नहीं बनी होती और ना ही उनकी खुद की कोई वैल्यू होती है। फिर ये सवाल उठता है कि करेंसी को पूरे मुल्क में एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों इस्तेमाल किया जाता है। इस जवाब में ये है कि मॉडर्न करेंसी को इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है क्योंकि गवर्नमेंट के ज़रिए इसे लीगल और ऑथराइज्ड बनाया गया है। हिंदुस्तान में सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर आरबीआई करेंसी इशू करता है और हिंदुस्तानी कानून के मुताबिक किसी और शख्स या ऑर्गेनाइजेशन को करेंसी इशू करने का हक नहीं है।
हिंदुस्तान के अंदर किसी किस्म की सौदेबाजी या लेन देन में करेंसी को एज अ मीडियम इस्तेमाल किया जाता है और कोई भी शख्स इसे एक्सेप्ट करने के लिए मना नहीं कर सकता, क्योंकि करेंसी को गवर्नमेंट के जरिए एक लीगल टेंडर हासिल है, यानी इसे लीगलाइज्ड बनाया गया है। तो बैंक मनी और डिपॉजिटेड बैंक मनी का दूसरा फॉर्म बैंक मनी या डिपॉजिट विद बैंक कहलाता है। बैंक मनी से मुराद इस मनी से है जो हम बैंक में जमा कराते हैं और जब चाहे अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहां से निकाल कर ला सकते हैं। हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए जितनी मनी की ज़रूरत होती है, उसके बाद जो कुछ बचता है उसे हम बैंक में अपने अकाउंट में जमा करा देते हैं। इससे हमें दो फायदे होते हैं, एक तो बैंक हमारी मनी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ उस पर हमें इंटरेस्ट भी देता है, और जिससे हमारा पैसा बढ़ता रहता है और बैंक में जमा इस रकम को हम चेक, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह के जरिए निकाल सकते हैं। नाउ चेक्स, व्हाट इज चेक? Check is a financial instrument by which of money can be made by one person to another. A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person's in whole name the check has been made. उर्दू में चेक चेक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए मनी का पेमेंट किया या दिया जा सकता है और साथ ही साथ चेक के जरिए हम अपने अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, यानी पैसे निकाल भी सकते हैं। कोलेटरल यानी जमानत। It is an asset that the borrower owns, such as land, buildings, vehicles, and uses. This is the guarantee to the lender until the loan is prepaid. ये वो एसेट्स या कीमती चीज़ें होती हैं जो बोरोअर के पास होती हैं, जैसे कोई लैंड, बिल्डिंग या गाड़ी वगैरह, और जैसे वो ज़मानत के तौर पर लोन लेते हैं, लोन लेते वक्त लैंडर को देता है और उन्हीं चीज़ों की गारंटी पर उसे लोन दिया जाता है, और एक बार जब लोन की अदायगी हो जाती है तो बोरोअर को ये एसेट वापस कर दिए जाते हैं। नाउ क्रेडिट, it refers to an agreement in which the lender is supplied the borrower with money, goods or services in return for a promise of future prepayment. ये लेंडर और बोरोअर के बीच होने वाले इस एग्रीमेंट को कहते हैं, जिसमें लेंडर बोरोअर को मनी, गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करता है और बोरोअर लेंडर से ये प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में इसका पेमेंट अदा कर देगा। नाउ व्हाट इज डिपॉजिट? द अमाउंट ऑफ द मनी केप्ट विद द बैंक, यानी हमारा वो पैसा जो हम बैंक में अपने अकाउंट में जमा कराते हैं वो डिपॉजिट कहलाता है। डिमांड डिपॉजिट यानी जमा कराना, हमारा वो डिपॉजिट जो बैंक में अपने अकाउंट में होता है, जिसे हम जब चाहें जितना चाहें अपनी डिमांड के हिसाब से मनी विड्रॉ कर सकते हैं, और इस डिपॉजिट से मनी दूसरों को भी पेमेंट के तौर पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है, यानी अगर हम कैश के बजाय चेक के थ्रू करना चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नो फॉर्मल क्रेडिट, वो लोन और फैसिलिटीज़ जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस और ऑर्गेनाइजेशन से लिए जाते हैं, वो फॉर्मली फाइनेंस के बिजनेस में इंगेज्ड हैं, इसे फॉर्मल क्रेडिट कहते हैं, जैसे बैंक और सोशल कोऑपरेटिव के जरिए दिया जाने वाला लोन। इनफॉर्मल क्रेडिट, टर्म्स ऑफ क्रेडिट से मुराद लोन देने की शराइत और कंडीशन से है जो लेंडर और बोरोअर के बीच में मिली होती हैं, यानी लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ज़मानत के तौर पर क्या चीज़ें दी जाएंगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, मोड ऑफ रीपेमेंट वगैरह क्या होगा, ये सारी चीज़ें मिलकर टर्म्स ऑफ क्रेडिट को बताती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के लोन पर टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी मुख्तलिफ होती हैं, यानी हर किस्म के लोन की अलग अलग टर्म्स और कंडीशंस होती हैं। नाउ लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी का गहरा ताल्लुक मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम से है। लोग अपनी रोज़मर्रा की नीड्स के बाद जो बचता है इस सरप्लस फंड को बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं। इससे दो फ़ायदे होते हैं, एक तो हमारी मनी की सिक्योरिटी होती है और दूसरा बैंक हमारा डिपॉजिट पर हमें इंटरेस्ट देता है, जिससे हमारा मनी बढ़ जाता है। बैंक हमारा बचत का एक बहुत छोटा हिस्सा कैश में हमारे अकाउंट में रखता है और बाकी सारा पैसा वो दूसरों को लोन देने में इस्तेमाल करता है। तो बैंक अपना बिजनेस इसी तरह से करता है, जिसमें दो पर्पस सॉल्व होते हैं,
बैंक अपना बिजनेस इस तरह से करता है। पहला, बैंक उन दो लोगों के बीच इंटरमीडियरी काम करता है। एक वो लोग जिनके पास सरप्लस फंड है और दूसरे वो लोग जिन्हें इस फंड की ज़रूरत है। दूसरा, बैंक इसे डिपॉजिटर को उनकी सेविंग्स पर इंटरेस्ट का काम करता है। एक वो लोग जिनके पास सरप्लस फंड है और दूसरे वो लोग जिन्हें इस फंड की ज़रूरत है। ये तो पहला ही दो बार रिपीट हो गया, आप लोग इसे एक ही बार लिखिएगा। दूसरा पॉइंट, जो बैंक अपना बिजनेस इस तरह से करता है, उसका दूसरा पॉइंट ये है, बैंक अपने डिपॉजिटर को उनकी सेविंग्स पर इंटरेस्ट देता है, पर ये इंटरेस्ट थोड़ा कम होता है और बैंक इन लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है जिन्हें वो लोन देता है, और उन इंटरेस्ट के बीच का जो फ़र्क होता है वो बैंक का अपना प्रॉफिट होती है। तो इस तरह से बैंक अपनी लोन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही चैप्टर बताऊंगी। आगे का चैप्टर आपको देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब आगे के चैप्टर की वीडियो आपको देखनी हो तो आपको वो शो हो जाए और आप देख सकें। एंड थैंक यू पूरा वीडियो एंड तक देखने के लिए। और ये कुछ मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप लोग इन्हें फॉलो कर लीजिए। एंड NCERT के दूसरे सब्जेक्ट्स के उर्दू नोट्स देखने के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। थैंक यू।